हेलो मेरे सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज है भैया। ये वीडियो में क्या कराने वाले हो भैया? इस वीडियो में मैं आपके रिक्वेस्ट पे लेके आया हूं सीएमए इंटरमीडिएट जो पेपर 10 है आपका, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसका दिसंबर 2023 का फुल पेपर सॉल्विंग। यस, हम लोग एक एक क्वेश्चन हाथ से लिख के सॉल्व करेंगे। मैं इसमें सारे एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूं, सारे जितने क्वेश्चन है वो करा रहा हूं, और इवन ऑडिटिंग के थ्योरी क्वेश्चन भी सारे के सारे कवर करेंगे। बस आपका काम यह बनता है कि आप एक अपना पेन पेपर लेके बैठो, मेरे साथ साथ एक एक सम सॉल्व करना। मैं भी करूंगा और आप भी करोगे, तो क्या होगा, एक बार देख लोगे कहीं पर तकलीफ हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा और आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, बस एक है कि अगर जैसे मैंने दिसंबर 23 का ये पेपर तो करा दिया, किंतु इसके बाद आगे भी तो और पेपर्स हैं। अगर आपको चाहिए कि बाकी पेपर्स भी मैं सॉल्व करूं आपके लिए एक एक करके, सारे ईयर के पेपर अगर मैं सॉल्व करके दूं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक नहीं दो काम करना पड़ेगा। नंबर 1, इसमें एक टारगेट देता हूं। इस वीडियो का टारगेट है लाइक का 200 लाइक्स का टारगेट देता हूं, ज्यादा नहीं देता हूं, 200 लाइक्स का टारगेट है। और दूसरा मैं व्यूज का टारगेट देता हूं 2000। मतलब अगर इस वीडियो में 2000 व्यूज आ गए और इसके बाद 200 लाइक्स भी आ गए, तो मैं अगले ईयर का क्वेश्चन पेपर भी फुल हाथ से लिख के मैं सॉल्व करके आपके लिए दे दूंगा। इतना काम पूरा करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको ये वीडियो अपने सारे सीएमए के दोस्तों के साथ कर लेना है शेयर। क्या कर लेना है? शेयर कर लेना है। हाँ भैया, जो लोग अभी देने वाले हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जो लोग फ्यूचर में भी देने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम, उन सारे बच्चों के साथ ये शेयर हो जाना चाहिए। ये आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट फुल फ्लेजेड आंसर तो देता नहीं है, तो मैं एक एक सम पूरा अच्छे से हाथ से सॉल्व करके आपको करवा दे रहा हूं। ठीक है? याद है ना टारगेट क्या है? अगर आगे के पेपर्स भी सॉल्व करवाने मेरे से, तो 200 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे और 2000 व्यूज चाहिए। इतना कम से कम चाहिए, हो जाएगा तो अगला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? चलो, ये वीडियो सारे फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड ऑल द बेस्ट। पूरा एफर्ट लगा के इसको जल्दी से देख लो, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। बच्चे लोग अपने लोग कर रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट का जो पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसका दिसंबर 2023 का जो पेपर है पूरा सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपका जो सेक्शन ए है ये एमसीक्यू है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का। तो एक एक करके चलो सॉल्व करते हैं साथ में, ठीक है ना? पूरी डिटेल में आराम से हौले हौले करेंगे और आप लोग भी साथ साथ करने का कोशिश करेंगे। इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट रेलिवेंट एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो आपको पता होगा बाईबैक में 3 टेस्ट करने बोलता है। एक तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, एक रिसोर्स टेस्ट होता है, और तीसरा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। 3 टेस्ट होता है, बता कौन सा नहीं है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज करंट रेशियो टेस्ट। ठीक है? फिर बोलता है कैश पेमेंट टू सप्लायर इज अ पार्ट ऑफ डैश अंडर डायरेक्ट मेथड। सप्लायर को पेमेंट कौन सा एक्टिविटी होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर लाइकली टू बी सेटल विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर सेटल हो जाए तो वो करंट एसेट है, नहीं तो नॉन करंट है। तो वो बोल रहा है ना नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाएगा, तो ये मेरे लिए क्या है? करंट एसेट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ज्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूं, आराम से। When an insurer transfers a part of risk to another insurer, एक इंश्योरर दूसरे इंश्योरर को ट्रांसफर कर रहा है, हाँ, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी, री इंश्योरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, एज पर इंड एस 2 इन्वेंट्रीज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन शुड नॉट इंक्लूड। सीधा पता है कॉस्ट में क्या क्या चीज नहीं आता है, याद है आप लोग को? एबनॉर्मल आइटम्स नहीं आता है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो भैया यहां पर कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी, एबनॉर्मल वेस्ट मटेरियल नहीं लेने का। ठीक है ना? नेक्स्ट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज कवर्ड बाय, कौन सा ऐसे? ऑडिट डॉक्यूमेंट ऐसे 230 डिटेल में पढ़ाया हुआ है क्लास में आप लोग को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ऑडिट एविडेंस? कौन सा इंटरनल ऑडिट का एविडेंस नहीं है?
इंटरनल ऑडिट एविडेंस जो हम लोग खुद बनाते हैं ना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इंटरनल है, सेल्स इनवॉइस हम लोग खुद बनाते हैं इंटरनल है, कोटेशन सप्लायर देता है मेरे को वो एक्सटर्नल है, वो इंटरनल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फॉर्म डैश इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर ये तो CRA 2 फॉर्म लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी CRA 2, ठीक है। नेक्स्ट, नो ऑडिट फर्म शैल बी अपॉइंटेड, ऑडिट फर्म का बात कर रहा है, फर्म, और रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन डैश टर्म्स ऑफ डैश कंसेक्यूटिव। याद है 2 टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स होना चाहिए, याद है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी 2 और 5। जे, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ टोटल साइज, इशू साइज इज 2 लाख, टोटल इशू कितना हुआ है? 2 लाख का। अंडरराइटर कमिट्स 100% अंडरराइटिंग, अंडरराइटर पूरा 2 लाख का अंडरराइटिंग का जिम्मेदारी ले रहा है। कमीशन बोलता है 4% है, ठीक है। व्हाट विल बी द कमीशन पेबल इफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 1,40,000? तो एप्लीकेशन रिसीव से क्या फर्क पड़ता है? अंडरराइटर को तो टोटल 2 लाख का अंडरराइटिंग किया है, तो 2 लाख पे पूरा उसको कमीशन मिलना चाहिए। द इशू प्राइस ऑफ शेयर इज 12, फेस वैल्यू 10 है, कमीशन दिया जाता है इशू प्राइस पे। तो भी अगर सही से करेंगे तो 2 लाख इंटू 12 करेंगे तो ये आपका टोटल इशू प्राइस है। टोटल इशू प्राइस का 4% बनना चाहिए कमीशन। 2 लाख इंटू 12 इंटू 4%, ये होना चाहिए 96,000। फिर एक बच्चा कूद रहा है, अरे भैया आप गलत कर दिए, गलत कर दिए सर, गलत कर दिए। क्यों? अरे सर ऑप्शन ही नहीं है। अरे क्योंकि इन्होंने ऑप्शन गलत दिया था इस पेपर में। हाँ, ये लोग क्या किया पता है? ये लोग बोलता है 2 लाख हमने इशू किया था, 140 पब्लिक अप्लाई कर दिया, तो बाकी जो 60,000 अंडरराइटर लेगा ना, उस पे अंडरराइटर को कमीशन मिलेगा सिर्फ। ये किया था उसने। ये तो गलत है भाई, ये करने से 28,800 आ रहा है, मगर ये गलत है मुन्ना, ये गलत है। असली आंसर होना चाहिए 96,000। जा भैया, अब क्या भैया? किसी एग्जाम में ऐसे वापस आ गया तो गलती हो गया तो तुम कुछ भी लगाओ, तुमको राइट ही मिलेगा, मतलब उसका मार्क्स मिल जाएगा। अब इंस्टीट्यूट की तरफ से ये ऑप्शन देने में गलती हो गया था, समझ गया? एक्चुअल आंसर 96 है, बट वो लोग क्या किया था, 2 लाख में से 140 माइनस करके जो 60 अंडरराइटर लेगा, सिर्फ उस पर कमीशन निकाला, जो कि गलत है। अंडरराइटर को तो सारे शेयर्स पे कमीशन मिलेगा ना, जितना का वो अंडरराइटिंग किया। अच्छा, फिर बोलता है which of the following is not basing element of audit report as per SA 700 revised? कौन सा SA 700 का नहीं है, ये तो ऑडिटर्स ओपिनियन वाला है ना। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? रिपोर्ट ऑफ अक्रूअल एजम्पशन, वो इसके अंदर नहीं है। SA 700 में रिपोर्ट ऑफ अक्रूअल एजम्पशन कवर नहीं है। नॉट अ बेसिक एलिमेंट बोला था, नॉट, समझ गया ना? अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया? और वो है ग्राम परिषद, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद भी है। कौन सा कवर्ड नहीं है? ग्राम परिषद, करेक्ट है ना? ओके, नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज फिल्ड बाय। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है? कोई भी हो यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिल करता है। कैजुअल वैकेंसी तो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, समझिएगा? इसलिए बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाला चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा चिल्लाते थे क्लास में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, पढ़ा था ना ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज में, कोऑपरेटिव, हाँ, डैश परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ बोनस। 25%, अभी रेट चल रहा है 25%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क तो 3 तरह का होता है, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क।
तो कौन सा सही ऑप्शन है? कंट्रोल रिस्क यहां मिल रहा है तो कंट्रोल रिस्क हो गया फिनिश। कितना देर लगता है? अगर आपको एमसीक्यू आता है तो सोचो, आप अगर पेपर कर रहे हो तो 30 मार्क्स पहला 8 से 10 मिनट में सिक्योर हो सकता है। बस खत्म है ये, और क्या। तो बच्चे, हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला जो पेपर है दिसंबर 2023 का वो सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें अब मैं सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं। सारे करेंगे एक एक करके। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2A उठा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 2A है ना, तो तुम्हारा चैप्टर नहीं है इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, उससे है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है और निहायत ही इजी क्वेश्चन है। मेरे को लगता नहीं यहां पर किसी को दिक्कत होना चाहिए बच्चा लोग, पर मेरे को सॉल्व कराना है, ये मेरा जिम्मेदारी है, तो मैं सॉल्व कराऊंगा पूरा, एक एक पढ़ के करूंगा। अब घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन सामने है, देखते हैं क्या लिखा है। देखो बोल क्या रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन, नरेशन भी लिखना है, इन द बुक्स ऑफ ए। अज्यूम दैट राइट इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। अच्छा सीधा बात है, जर्नल एंट्रीज करने बोल रहा है बुक्स ऑफ ए में। तो ठीक है, मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूं। मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को बुक्स ऑफ ए में, ए लिमिटेड में जर्नल एंट्री करना है, तो मैं लिख दिया जर्नल। अब एक एक करके पढ़ेंगे और जर्नल एंट्री करेंगे। बोल रहा है ए लिमिटेड हैज सब्सक्राइब कैपिटल ₹150 lakh डिवाइडेड इंटू 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each फुल्ली कॉल्ड। तो भैया 1,50,000 शेयर हमने इश्यू कर रखा है मार्केट में, सब्सक्राइब हो रखा है 100 each का, और फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड नहीं है, फुल्ली कॉल्ड है, मतलब कुछ लोग पार्टली कॉल्ड भी होंगे। द कंपनी हैज टेकन द फॉलोइंग डिसीजन। अच्छा, एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। क्या डिसीजन बोल रहा है? नंबर 1, 3,000 इक्विटी शेयर ऑन विच 50 पर शेयर हैव बीन रिसीव्ड, 15 मिल गया हमको, आर टू बी फोरफिटेड। क्यों? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 31st कॉल एंड 25 कॉल। अच्छा 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 अच्छा, तुम समझा ये वाला बात? मतलब समझो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट होता है, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 30, ये रहा 20 और ये रहा 50, टोटल फेस वैल्यू 100 टैली कर रहा है। ये लोग बोल रहा है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा हमको नहीं मिला, शेयर होल्डर से नहीं मिला, इसलिए हमने इनका शेयर फोरफिट कर लिया। सब में कोई प्रीमियम का बात बोला है क्या? नहीं। और हमको शेयर फोरफिट करने बोल रहा है 3,000 शेयर। तो जब शेयर फोरफिट होता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है? मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप जाएगा, तो शेयर तो फुल्ली कॉल्ड है 100 रुपीज करके एक एक शेयर पे। कॉल्स इन अरियर में कितना नहीं दिया, 30 और 20, 50 रुपीज पर शेयर है, और जितना वो देता है मार के रख लेंगे, 50 रुपीज फोरफिट होगा। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? तो हम लोग 3,000 शेयर्स फोरफिट करने वाले हैं। तो 3,000 इंटू 100, दिस इज 3 लाख, 5 3s are 15, 1,50,000 एंड दिस इज 1,50,000। बस नरेशन करने बोला है तो नरेशन भी लिख दिया जाए। Being 3,000 shares forfeited, being 3,000 shares forfeited, हो गया जी। फिर क्या बोल रहा है? फर्स्ट हो गया, ₹6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 80 पर शेयर पेड। पेड कितना कर दिया वो लोग? 80 पे कर दिया है। आर टू बी फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। सुनो ना, मतलब अब बता रहा है दूसरा आदमी है जो 6,000 शेयर होल्ड कर रहा है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, और मैं उनका शेयर फोरफिट कर रहा हूं। तो 100 रुपीज फुल्ली कॉल्ड है, अरियर 20 रुपीज है, और 80 रुपीज उसने दिया है। तो अगर आप पूछोगे कि भैया फोरफिट करना है तो एंट्री क्या होगा? एंट्री तो एकदम सेम ही होगा, एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखो पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू फोरफिटेड शेयर। एक एक शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू तो 100 है, अरियर इनका फाइनल कॉल 20 था,
पेड 80 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड कितना था 6000। लो जी 6000, तो ये कितना बन गया, ये 6 लाख रुपीज है, 6 दूनी 12 120 और फोरफिट हो रहा है 4,80,000। नरेशन वही लिखेंगे, बिंग 6000 शेयर्स फोरफिटेड। शॉर्ट नरेशन लिखो, आधा किलोमीटर का नरेशन से कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला, उतना ही मार्क्स मिलेगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल नरेशन, बिंग 6000 शेयर फोरफिटेड। आई होप आप मेरे साथ साथ नोटिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिटर्न प्रैक्टिस करो एग्जाम के लिए मुन्ना, उसी में से आप बचोगे, नहीं तो औंधे मुंह गिरोगे। हो गया भैया। फिर तो 3 और 6 9000 शेयर फोरफिट हो चुका हमारा, ये भी हो गया। ऑल 9000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 90 पर शेयर। 100 का शेयर 90, 10 रुपीज डिस्काउंट ऑन रीइश्यू है। तो जब रीइश्यू होगा तो जर्नल एंट्री क्या बन रहा है रीइश्यू में, जर्नल एंट्री क्या बन रहा है, तो जर्नल एंट्री बनता भैया बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा एग्जाम में ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, एग्जाम में पूरा पूरा लिखना, मैं यहां शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं सिर्फ फटाफट कराने के लिए। आप एक एक शेयर 100 का है, रीइश्यू प्राइस 90 है, 10 रुपीज डिस्काउंट, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 9000 है, जितना फोरफिट किए थे उतना ही रीइश्यू कर दिए, ये हो गया 9 लाख, ये हो गया 90,000, ये हो गया 8,10,000। नरेशन भी लिखिए भैया, बीइंग 9,000 शेयर्स रीइश्यूड, जितना फोरफिट किया था उतना ही रीइश्यू कर दिया, तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का एंट्री क्या होता है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। शॉर्टकट लगा दो ना, कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर उठाओ, पहले फोरफिट किया 1,50,000, कैलकुलेटर में लिखो 1,50,000, फिर फोरफिट किया 480 प्लस 4,80,000 और डिस्काउंट दे दिया 90,000 माइनस 90,000, तो 5,40,000 आ रहा है। तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू 5,40,000, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, जितना फोरफिट किया था उतना ही रीइश्यू कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इंटैक्ट हो गया वापस से, मतलब 1,50,000 शेयर था, अभी भी 1,50,000 रहेगा मेरे पास। फिर क्या बोल रहा है, बोलता है अ राइट इश्यू इज मेड इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 30 पर शेयर। 100 का शेयर है 30 रुपीज प्रीमियम, तो 130 इशू प्राइस है, किंतु नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, तो सुनना 1,50,000 शेयर था, भूल गया क्या भाई, 150, 2 फॉर एवरी 5 हेल्ड, 5 के बदले 2 शेयर इशू, मतलब 60,000 राइट शेयर इशू करना पड़ेगा, 60,000 राइट शेयर इशू करना पड़ेगा। और राइट शेयर इशू करने का जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज पे, इशू प्राइस 130, फेस वैल्यू 100, प्रीमियम 30, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ राइट शेयर 60,000 है, 130 इंटू 60,000 78 लाख बैंक में जाएगा, 60 लाख कैपिटल में, 18 लाख प्रीमियम में, बीइंग 60,000 राइट शेयर्स issued, being 60,000 right shares issued, being 60,000 right shares issued, being 60,000 right share issued, खत्म। खत्म मतलब
और क्या बचा, वो तो गया सारा पॉइंट, 4 पॉइंट था, चारों कवर करे, 7 नंबर का है। सॉल्व करने में 10 मिनट नहीं लगेगा तुमको। मैं तो इतना समझा के हौले हौले कर रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है। तुम एग्जाम में फटाफट करेगा तो यूं ये 7 नंबर हाथ में आना चाहिए। समझे? खत्म हो गया। हम लोग बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर दिसंबर 2023 का सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर अभी मैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 देखो मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पार्ट बी है, मैं ये सॉल्व करने वाला। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमको लगता नहीं है कि इसका इज्जत 7 मार्क्स जितना है। ये कौन सा है? ये राइट इशू को लेके है। आप लोगों का सिलेबस में ना राइट इशू, उसको लेके है। मैं ये भी सम दिखाता हूं और अब मेरे को लगता है कि आप मेरे से पहले ही कर लोगे सब सम। मतलब ये सम देने का मतलब है एकदम क्लियरली बोल रहा है कि बच्चा लोग तुम लोग पास हो जाओ, प्लीज पास हो जाओ। ये सब पेपर में आता है और बच्चे डरते हैं भैया। देखो क्या बोल रहे हैं, अ कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फंड्स बाय मेकिंग राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंशन। इतना इंग्लिश बोल रहा है, सीधा बात है, राइट इशू करने वाला शेयर, ठीक है। द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹50 लाख। प्रेजेंट कैपिटल कितने का है? 50 लाख रुपए का है कैपिटल, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर इज 42। तो भैया कम राइट प्राइस अभी बोल रहा है 42 है, मतलब अरे वही मार्केट प्राइस। द कंपनी ऑफर इट शेयर होल्डर द राइट टू बाई 2 शेयर्स एट 11 ईच फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। मैंने 5 शेयर के बदले, पुराने 5 शेयर, ओल्ड अगर 5 शेयर है तो नया राइट शेयर आपको 2 मिलेगा। और राइट प्राइस कितना रखा है? 11 राइट प्राइस है आपके लिए, राइट प्राइस पर शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? 3 चीज पूछा है, एक एक पढ़ते हैं और लिखते हैं। पहला थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू। अरे इसी को हम लोग क्लास में थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस नहीं बोलते थे, वही है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। तो भैया सुनो ना, पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज थ्योरेटिकल। जो लिखा हम लोग वही लिख दे रहे हैं। हमको क्या है? मार्केट प्राइस आफ्टर राइट बोल रहा है, देख रहा है ना, आफ्टर राइट मतलब एक्स राइट प्राइस। इसका एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला के बिना मार्क्स नहीं देगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला था ओल्ड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस न्यू शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई राइट प्राइस पर शेयर। साथ साथ लिख रहे हो ना कि चेहरा देख रहे हैं नालायक लोग, आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, लो आंसर। डिवाइडेड बाई ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर। तो हमारे ओल्ड शेयर कितने हैं? ओल्ड 5 शेयर अगर है, मार्केट प्राइस कितना करके था? 42 करके, प्लस न्यू कितना मिलेगा? 2 राइट शेयर, राइट प्राइस 11 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्लस न्यू मतलब 5 प्लस 2। तो सॉल्व करके देखो, 5 इंटू 42 210 प्लस 22 232 डिवाइडेड बाई 7। तो ये करने से हो गया 33.14। आया क्या आपका भी? 33.14 आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे? तो पहला पार्ट जो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकल गया। दूसरा बोलता है वैल्यू ऑफ राइट बताइए, द वैल्यू ऑफ राइट। लो जी, वैल्यू ऑफ राइट मांग रहा है। वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलता है? तो वो तो आसान है। वैल्यू ऑफ राइट के लिए आपको लेना पड़ेगा मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर 42 दिया हुआ था, चेक कर लो क्वेश्चन में,
और अभी थियोरेटिकल एक्सराइट प्राइस आपने निकाला 33.14, 42 माइनस 33.14 तो 8.86, 8.86 8.86 हो गया। और इसके बाद बोला है परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। परसेंटेज मतलब जो राइट शेयर है कितना परसेंट, परसेंटेज हमसे बताओ। अरे वी आर गिविंग 2 राइट शेयर्स आउट ऑफ 5 तो कितना परसेंट हो गया, समझ गया। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितना होगा। तो वी आर सेइंग हमने 2 राइट शेयर दे रहे हैं 5 के बदले, तो परसेंटेज वाइज कितना कितना एक्स्ट्रा शेयर इशू रहा है 40%, तो कैपिटल 40% बढ़ेगा। परसेंटेज मांग लिया। 7 नंबर का समय मुन्ना, 7 नंबर, 5 मिनट नहीं लगेगा सॉल्व कर। हौले हौले करोगे तब मैच बस खत्म हो गया सम, और कुछ नहीं है इसमें, फिनिश। बच्चे लोग हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो दिसंबर 2023 का पेपर है वो कर रहे हैं, और इसमें अब पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये पूरा फाइनल अकाउंट्स का समय, कंपनी फाइनल अकाउंट्स। इसके अंदर आपको पीएल, बैलेंस शीट, नोट सब बना के दिखाना पड़ेगा। चलो ये सब अब हाथ से सॉल्व करते हैं। अपना पेन पेपर हाथ में रेडी तो है ही आपके, मेरे साथ साथ करोगे अच्छा रहेगा। पहले डिस्कस करते हैं सम में क्या है। देखो क्या बोल रहा है, सम को पढ़ते हैं फटाफट। बोल रहा है पीक्यूआर लिमिटेड was registered with a nominal capital of 5 लाख। नॉमिनल समझते, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख रुपीस का, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। दिमाग लगाओ, अगर 5 लाख का कैपिटल है, एक एक शेयर 100 करके है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 5000। तो ऑथराइज कैपिटल का डिटेल्स है। तो जब आप लोग वो नोट्स अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो शेयर कैपिटल का, उसमें ऑथराइज दिखाएंगे 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 31 मार्च। आपको क्या दिया है, देखो सुंदर से ट्रायल बैलेंस दिया है। अब इतना तो आपको पता ही कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम होगा वो फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ एक इफेक्ट आएगा उसका, या तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आएगा या तो बैलेंस शीट में आएगा, किंतु एक इफेक्ट आएगा। चर्चा करेंगे एक एक करके, घबराओ नहीं, पूरा टाइम देंगे इसको बढ़िया से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोल रहा है, एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग टू कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और एक बैलेंस शीट बनाने बोला और कुछ इंफॉर्मेशन दे दिए। इंफॉर्मेशन देखेंगे, पहले काम करते हैं, जो गिवन डेटा है उसको दिमाग लगाते हैं। क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले बोला बिल्डिंग। बिल्डिंग कहां जाएगा जरा सोचो, बैलेंस शीट में कि पीएल में? भैया ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में भी कौन से हेड में? पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मशीनरी भी कहां जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओपनिंग स्टॉक दिया है, ये पीएल में जाता है। वो याद है आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री, वहां पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके लिखते हैं, तो वहां पर लेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री में लेंगे। लूज टूल्स, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है ही। लूज टूल्स इंडिया 16 पीपी के हिसाब से, वेरी गुड, इन्वेंट्रीज के हेड में दिखाया जाता है। तो इसको बैलेंस शीट में ना जब इन्वेंट्रीज लिखेंगे, मुझे याद दिलाना, मैं उसके साथ जोड़ के लिख दूंगा। परचेज पीएल में जाएगा, वो है ना परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उस हेड में। सैलरीज पीएल में जाएगा, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। डायरेक्टर फीस ये भी पीएल में, किंतु अदर एक्सपेंसेस में। हाँ, डायरेक्टर रेम्युनरेशन बोलता ना तो मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डालता। डायरेक्टर फीस है, ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। रेंट भी अदर एक्सपेंसेस में। डेप्रिसिएशन दे दिया। पहला बात, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसका मतलब इन्होंने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर लिया। तुमको अलग से कुछ नहीं करना, तुमको सिर्फ डेप्रिसिएशन को पीएल में लेके जाना है। वो पीएल में हेड नहीं है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन,
उस हेड में दिखा देना। बैड डेट दिया है, ये भी पीएल का आइटम है, पीएल में अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे, और अगर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट होगा तो उसमें भी क्लोज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगा, कुछ बोला नहीं है तो इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शो कर देंगे। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इंटरेस्ट है, ये भी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, मगर कहां पर? अदर करंट एसेट्स। कौन सा हेड में जाएगा? अदर करंट एसेट्स। डिबेंचर इंटरेस्ट पीएल में जाएगा, ये वो हेड नहीं है फाइनेंस कॉस्ट, उसमें लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है। एडवांस टैक्स बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। सन्ड्री एक्सपेंस पीएल में अदर एक्सपेंस में डाल देंगे। डेटर को बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल के हेड में डाल देंगे। बैंक को बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डालेंगे। ये सब डेबिट बैलेंसेस वाले आइटम है। क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या? एक तो सेल्स दिया है, ये पीएल में जाएगा, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, अदर करंट लाइबिलिटीज में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक ओल्ड प्रोविजन है मुन्ना, इसका इफेक्ट पीएल में जाता है, नेट इफेक्ट, किंतु इसके लिए मैं एक अकाउंट बनाऊंगा मुन्ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट बना के मैं नेट में कितना पीएल में जाएगा वो निकाल लूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में दिखाएंगे। अगर आप ठीक से सोचो तो कितने शेयर्स हैं? एक एक शेयर 100 करके हैं, 2 लाख रुपीस का कैपिटल है, मतलब 2000 शेयर्स हैं। जनरल रिजर्व मेरे पास रिजर्व दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में आता है, बैलेंस शीट रिजर्व एंड सरप्लस। पीएल का ओपनिंग बैलेंस है, ये भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में जाएगा। वो जो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखता है रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल का, वही है। क्रेडिटर बैलेंस शीट में ट्रेड पेबल लाइबिलिटी साइड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसको बैलेंस शीट में एसेट से लेस करके दिखाएंगे। जैसे ये ऑन बिल्डिंग 50 बोला है ना, तो ये बिल्डिंग से लेस करके दिखाएंगे, और ऑन मशीनरी जो बोला है वो मशीनरी से लेस करके दिखाएंगे। डिबेंचर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हेड में दिखा देना। कौन से हेड में? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रूड बट नॉट ड्यू, अरे वही आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में अदर करंट लाइबिलिटी में डाल देना। मुन्ना कहां डाल देना? अदर करंट लाइबिलिटीज। डिविडेंड रिसीव इनकम है, ये पीएल में जाएगा, ये अदर इनकम्स में डाल दीजिएगा, अदर इनकम्स। अनक्लेम्ड डिविडेंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड अदर करंट लाइबिलिटीज में डाल देना। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, पहले बना के दिखा देंगे सब कुछ। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या इफेक्ट होगा सोचो। पहला बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 90,000। बोलता है जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसका डेटा दे रहा है, बोला वो ओपनिंग स्टॉक से 90,000 ज्यादा है। मेरा ओपनिंग स्टॉक इधर कितना है देखो ना, ओपनिंग स्टॉक 10,000 है। बोलता है जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो 90,000 ज्यादा है, मतलब 10,000 प्लस 90 हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपीस का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होगा। एक तो आप इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओगे इन्वेंट्रीज वाले हेड में, इस बार इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स भी आएगा, और दूसरा पीएल में चेंजेस इन इन्वेंट्री में ले लेना। समझ में आ रहा है? अगर कोई मेरे को बोले भैया यहीं पर दिखा दो, मैं एक वर्किंग नोट अगर ऐसे बनाऊं, भैया अब हम लोग बनाए, हाँ बना लो। बोला क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है बाय 90,000, मतलब बोलना चाह रहे हैं लोग कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 90,000। क्लोजिंग स्टॉक का पता नहीं, ओपनिंग स्टॉक ये लोग बोला था 10,000 है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं ना कि मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है इट इज 90,000 प्लस 10,000। मैं बोल सकता हूं मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1 लाख का है, साथ साथ लिख लो। वर्किंग बना दिया ना, तो छोटे छोटे वर्किंग बनाने बहुत जरूरी है एग्जाम में, इस पे मार्क्स रहता है बच्चे। हाँ मार्क्स रहता है, लिख लिया। अच्छा, मेक अ प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट 4% ऑन डेटर।
तो प्रोविजन कितना बनाना है? 4%। तो मेरा आइडिया ये रहेगा, बेटर है कि आप एक प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट ही बना लें, साथ साथ बनाओ, फिर डिस्कस कर लेंगे ना बाकी सारा चीज, इफेक्ट वगैरह। सबसे पहले प्रोविजन अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस तो यहां दिया हुआ था, ये वाला कहां गया? ये रहा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये उठा के यहां से ले लो 3000। जो भी बैड डेट हुआ है वो प्रोविजन अकाउंट में क्लोज कर सकते हैं। यहां बैड डेट दिया हुआ था, अपने लोग बात किए थे, इसको पीएल में नहीं ले जाके प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट है तो ले जा रहे हैं वहां पर 6000। तो टू बैड डेट 6000। अब पता करो प्रोविजन टू बी मेंटेन कितना है। तो ये लोग बोला था प्रोविजन 4% रखना है मेरे को डेटर के ऊपर, ठीक है ना? तो भैया मेरा डेटर कितना है? देखो डेटर है 1,25,000। तो भैया 1,25,000 का 4% निकालो, पहले कैलकुलेटर निकालो भाई साहब, बैठने से थोड़ी ना होगा। 125 इंटू 4% 5,000 होता है। तो आप पता कर सकते हो पीएल में कितना जाएगा। बाई पीएल बैलेंसिंग फिगर, इधर 11 माइनस 3 8,000। मतलब अब इसका इफेक्ट समझ लो, जब मैं पीएल बनाऊंगा ना तो उसमें अलग से मैं बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट अलग अलग नहीं दिखाऊंगा। नेट में प्रोविजन चार्ज टू पीएल हो जाएगा 8,000। एक नंबर। और दूसरा जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, हाँ भैया, तो ये जो डेटर बैठेंगे ना, डेटर से लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट करके दिखाएंगे। कौन सा प्रोविजन? न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन मतलब जो बैलेंस रखे हो 5,000, ये डेटर से लेस करके दिखाएंगे। मैं ठीक समझा पा रहा हूं? ओके। नेक्स्ट, मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो आप वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे ना पीएल में, वहां से लेस करंट ईयर टैक्स लिखोगे उसमें, करंट टैक्स एक्सपेंस में। वही है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% कर लेगा। एक तो पीएल में जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ना, उसमें भी आ जाएगा ये प्रोविजन। दिमाग में रखना है। फिर बोलता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन 8,000 ऑन बिल्डिंग एंड 12,000 ऑन मशीनरी। 8 + 12 20। ये क्या है? देखो ना, यहां तो दिया वही था, डेप्रिसिएशन 20 है, तो ये क्यों दिया है? ये अलग अलग करके दिया है आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए। जब पीएल में डेप्रिसिएशन दिखा हुआ ना 20, तो उसका नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देना कि बिल्डिंग पे 8 था और 12,000 मशीनरी। मैं दिखा दूंगा प्रेजेंटेशन, घबराने का बात नहीं है। पर इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज मेयर प्रेजेंटेशन। द डायरेक्टर प्रपोज्ड अ डिविडेंड 25%। ए भाई, वर्ड क्या है? प्रपोज डिविडेंड। और आपको पता ही है प्रपोज डिविडेंड कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो इसका कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग फाइनल अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। एक नोट लिख देंगे लास्ट में कि प्रपोज डिविडेंड बिकॉज इट इज नॉट अ, जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक लाइबिलिटी नहीं है, नहीं तो प्रपोज है तो लाइबिलिटी नहीं है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक नोट दे देंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। जनरल रिजर्व 10,000 मतलब पीएल से जनरल रिजर्व में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब वो रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे ना, उसमें पीएल से माइनस कर देंगे 10,000 और जनरल रिजर्व में जाके ऐड कर देंगे 10,000। बस इतना ही तो है। और क्या बोला है? बस फिनिश है। तो आप लोग ये दो वर्किंग नोट तो बना के रखेंगे, इसके अलावा वर्किंग नोट और नहीं चाहिए। अब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर पीएल बनाएंगे, और फिर नोट्स। मतलब आप क्या करो, इसके नीचे बैलेंस शीट बना लो, आपका एक पेज पूरा बैलेंस शीट का रखेंगे, ठीक है ना? इसके बाद अगला पेज आप पूरा बैलेंस शीट के लिए, सॉरी पीएल के लिए छोड़ दोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और थर्ड पेज में बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नहीं समझा? फर्स्ट पेज पूरा बैलेंस शीट बनाएंगे, सेकंड पेज पूरा पीएल बनाएंगे, और थर्ड पेज में नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। तो मैं बैलेंस शीट बनाने चला, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम देखो यहां पर, PQR लिमिटेड, PQR लिमिटेड एज ऑन। अब यहां से तारीख देखो 31 मार्च 23।
31 मार्च 23। मैं पहले बैलेंस शीट कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही मैं पीएल में जाऊंगा। ये अमाउंट, ये नोट का कॉलम। मैं पहले बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ लूं। एक पेज में बैलेंस शीट, हाँ एक पेज लग जाएगा ना मुन्ना पूरा, हाँ फुल पेज तुम बना लेना। उसके अगले पेज में मैं पीएल के लिए जगह छोड़ूंगा। ठीक है, और उसके अगले पेज में नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स तो साथ साथ शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको लगे टाइम और ज्यादा चाहिए तो आप पॉज कर लेना, मुझे कोई दिक्कत का बात नहीं। मैं यहां लिख रहा हूं बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स, यहां पर नोट, अमाउंट में रुपीस लिखे क्या, ए इक्विटी एंड लायबिलिटीज। आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, आप मुझे फॉर्मेट बोलते हैं ना, मैं लिखते जाऊंगा। ए इक्विटी एंड लायबिलिटी, नंबर 1 इसमें आएगा शेयर होल्डर्स फंड। इसमें सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। इसके लिए बनाना पड़ेगा नोट 1। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब यहां पर देखो, नोट 1 के बाद शेयर कैपिटल अपने पास था 2 लाख, बस यही तो आएगा और तो कुछ है नहीं। शेयर कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट तो दिया नहीं है, मैं यहां 2 लाख लिख दूंगा, पर इसके लिए नोट दिखाना पड़ेगा ना। तो आप जा रहे हैं थर्ड पेज में। फर्स्ट पेज में बैलेंस शीट है, सेकंड पेज आप छोड़ रखे हैं पीएल के लिए, थर्ड पेज में जा रहा हूं मैं नोट्स टू अकाउंट्स बनाने के लिए। नोट्स टू अकाउंट्स पेज में जाके लिखेंगे नोट नंबर 1, और ये क्या चीज का नोट है, ये है शेयर कैपिटल का नोट। अंडरलाइन। सबसे पहले लिखा जाता है ऑथराइज कैपिटल, और इस समय ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ था, एकदम फर्स्ट लाइन में नहीं बोला था 5 लाख, मैं यहां दिखा देता हूं। 5 लाख रुपीस का शेयर्स है 100 ईच करके, तो यही बात मैं यहां पर लिखूंगा। मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 5000। तो 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मैंने इक्विटी प्रेफरेंस मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो लोग ऑथराइज में भी सिर्फ शेयर्स बोला है, इक्विटी प्रेफरेंस मेंशन नहीं किया, करके 5 लाख। ऑथराइज कैपिटल सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए आता है और कोई काम का नहीं है। इसके नीचे आएगा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, अंडरलाइन करेंगे। 2 लाख रुपए का कैपिटल था, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 2000। इक्विटी शेयर यहां मेंशन था, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, कॉमा फुल्ली पेड 2 लाख। और तो कुछ था नहीं, यही 2 लाख हमने बैलेंस शीट में लिखा है, हमने डिटेल दिखा दिया बस। ठीक है सर, हो गया। अब इधर आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट हेड कौन सा आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अब भैया हम लोग तो पहले पीएल बनाते हैं ना फिर बैलेंस शीट। मेरा स्टाइल से सीख लो, जो लोग मेरे साथ क्यों जानते हो वाला स्टाइल, इजी रहता है। नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस मैं दिखाने जा रहा हूं नोट्स कैसा बनेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास क्या क्या था, आप पहले यहां देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं। रिजर्व एंड सरप्लस का बात कर रहा हूं। एक तो रिजर्व में मेरे पास जनरल रिजर्व है और एक पीएल है, बस ये दोनों आइटम को मुझे दिखाना, और तो कोई रिजर्व था ही नहीं, दो ही है ना। हाँ, तो मैं इधर गया मुन्ना, नोट्स में, नोट नंबर
टू, दिस इज रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें सबसे पहले आ रहा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है भैया। जनरल रिजर्व यहां पर सम में आके देखो कितना था, सम में देखना पड़ेगा बार बार। तो जनरल रिजर्व में था 40,000 और एक स्टार भी लगा हुआ है, वो ट्रांसफर टू रिजर्व होने वाला बात था। तो मेरे को पहले इनर कॉलम में आके मैं लिखा 40,000। हाँ आ गया भैया। फिर स्टार से याद आया, एक एडजस्टमेंट था, यहां बोला था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा कहां से, पीएल से होगा। यहां पर एड ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000, तो जनरल रिजर्व 50 का हो गया। उसके नीचे दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। आप चाहो तो सरप्लस भी लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग सरप्लस भी बोल देते हैं। सबसे पहले इसमें आता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है देखें, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, ये हुआ 25,000। 25,000 एक स्टार है वही वाला, रिजर्व में ट्रांसफर होगा वाला, तो मैं पहले लिखता हूं 25,000। इसके साथ ऐड होता है, अगर आपको याद हो, करंट ईयर्स प्रॉफिट। यही है वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएल से निकल के आएगा, मगर ये फिगर अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दिया। मैं ऐसे कलर कर देता हूं जिससे याद रहेगा, ब्लैंक छोड़ दिया। करके एक टोटल आएगा, टोटल भी अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, रियली सॉरी। कि तो हां, इसके नीचे आ जाता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में एक तो मेरे को मिला ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000 था, तो वो लिख देता हूं, ट्रांसफर टू रिजर्व है, बोला था ये लोग 10,000। दूसरा माइनस होता है डिविडेंड। अगर मैंने करंट ईयर में कोई डिविडेंड पे किया हो, भैया प्रपोज डिविडेंड बोला, अरे वो तो आएगा ही नहीं ना, वो तो लाइबिलिटी है ही नहीं। हाँ, अगर ट्रायल बैलेंस में तुम्हारा कोई इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड देता, वो लेस करते, वो तो है ही नहीं। तो बस इतना करके जो भी फिगर आएगा नेट में वो आउटर कॉलम में जाएगा, जो कि अभी नहीं बता सकता। और फिर ये टोटल भी अभी मेरे को नहीं पता, अभी नहीं बता सकता, किंतु जितना पता था मैं उतना पहले लिख लूंगा। तरीका यही है सबको करने का, फटाफट करना है अगर एग्जाम में। और तुमको लगता है तुमको 6 घंटा 7 घंटा दिया है तो अलग बात है। हो गया सर? हाँ, अब आगे आइए। तो यहां पर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले हेड। फिर उसके बाद वो आता है शेयर वारंट। सब में तो कोई शेयर वारंट नहीं है। अगला हेड आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वैसा भी कोई हेड नहीं दिया। अगला हेड आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहला जो आइटम आता है वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। मैं भले नोट 3 बना लूं, आप बोलो तो। भैया कुछ है क्या? हाँ दिया था ना एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्या था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में? मेरे पास था ये 14% डिवेंचर 2 लाख का था। 14% डिवेंचर 2 लाख का। और डिवेंचर इंटरेस्ट के लिए मुझे दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि देखो ना 2 लाख का 14% कितना होता है? 28,000। और डिवेंचर इंटरेस्ट 28, साल भर का इंटरेस्ट का अकाउंटिंग ठीक है, तो हमको दिमाग नहीं लगाना। तो बस ये डिवेंचर आएगा 2 लाख का। तो मैं क्या गया, वर्किंग नोट 3 में जाके यहां लिख दिया 2 लाख, पहले लिख दिया। अब नोट्स टू अकाउंट्स के लिए नंबरिंग कर दिया, तो नोट्स टू अकाउंट्स बना देते हैं। तो यहां पर आएंगे और आप लिखेंगे नोट 3, अरे यार, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नाम तो लिखना पड़ेगा भाई। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, व्हेन यू बोरो यू गेट विंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितने का था? क्या था ये भैया? ये 14%
डिबेंचर था हमारा, एक ही आइटम था ना, हाँ भैया एक ही था। चलो ठीक है, 2 लाख बना दिया नोट्स, देखने वाला खुश हो जाए कि नोट्स बना दिया हमने, हो गया भैया। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद हम लोग लिखते थे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, कुछ नहीं है। उसके बाद आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। कोई और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज था क्या? लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, देख लो ना, जो बचा हुआ है क्रेडिट साइड में, उनमें से कुछ है क्या? ना ना ना, कुछ नहीं है। उसके बाद कौन साइड आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नहीं दिया, छोड़ो जी। फिर आ जाइए तीसरे में, दैट इज करेंट लाइबिलिटीज। अंडरलाइन कीजिए करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, नहीं था। दूसरा आता है ट्रेड पेबल, यानी कि क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, होना तो चाहिए, देखते हैं जाके भैया अपने पास क्रेडिटर है कि बिल्स पेबल है कि दोनों है। भैया भाई एक ही एक क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, 92,000। ठीक है, नोट बना दूंगा मैं, आप पहले 92 लिखो तो सही, लिख यहां पर। अब नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ, नोट 4 ट्रेड पेबल, और इसमें है क्रेडिटर, तो मैं लिख दिया क्रेडिटर। कितना था अपना क्रेडिटर? 92,000 था शायद, 92,000, एक ही आइटम था, मैं लिख दिया। चलो ट्रेड पेबल हो गया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है भैया अदर करेंट लाइबिलिटीज। हाँ है, अदर करेंट लाइबिलिटीज, इसके लिए मैं बनाऊंगा नोट 5। अदर करेंट लाइबिलिटीज, इसके लिए मैं बनाऊंगा नोट 5। मैं पहले चला गया नीचे नोट में लिखने के लिए, क्योंकि 2-3 आइटम था मुझे याद आ रहा है। नोट 5 अदर करेंट लाइबिलिटीज, अदर करेंट लाइबिलिटीज। और इधर आओ, अदर करेंट लाइबिलिटीज में कौन है? एक एक करके लेंगे, हड़बड़ी नहीं करना प्लीज, विकी प्लीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000 एक तो मैं आके लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 2000, लिख दिया। और बोलो भैया, और फिर चलो सेल्स तो पीएल में जाएगा, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में एसेट से लेस होगा। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रूड बट नॉट ड्यू 14,000 है। अरे भाई आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं उसको, तो आज आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट लिख देते हैं ना, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 14,000, साथ साथ लिख रहे हो, हौले हौले आराम से। और एक आइटम था डिविडेंड रिसीव, तो पीएल में जाएगा, अनक्लेम डिविडेंड 5,000, कहां गया? अनक्लेम्ड डिविडेंड 5,000, ये देना बाकी है हमें यार, देना पड़ेगा। मुझे तो 3 ही आता, और कोई आइटम है जरा देख लो तो। देख लो तुम्हारा और कोई आइटम है? नहीं भैया, जो भी आपका बचा अब लाइबिलिटी साइड में ना, सॉरी क्रेडिट साइड में ना, वो सब पीएल वाला आइटम बचा हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट का एक आइटम है, वो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, एसेट से लेस करके दिखाएंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है तो टोटल मार लो, टोटल करो 21,000, 21,000 बढ़ा। अभी 21 को लेके जाओ अपने बैलेंस शीट में, 21,000। इसके बाद हेड आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस,
6। भैया कुछ तो नहीं बचा। अरे वो आएगा ना प्रोविजन फॉर टैक्स, जो नीचे बोला था यहां पर 30% है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो बनाओगे वो तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो ठीक है, अभी तो मेरे को नहीं पता ये फिगर, पर नोट के लिए जगह तो छोड़ के आने दो। नोट नंबर 6, नोट नंबर 6, और ये है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और इसमें कौन सा टर्म आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। जब आएगा तब लिख देंगे, अभी नहीं पता इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया। मैं येलो करके छोड़ दे रहा हूं जिससे याद रहेगा आपको। आपको येलो नहीं करना एग्जाम में, पता चला तुम भी बैठ के येलो स्केच पेन लेके करना। नहीं नहीं, ये तुम्हारे समझने के लिए मैं लिख दिया हूं। ठीक है भैया, लिख दिया तो अच्छा बात की। आगे बताइए, आगे बताएं, चलो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, लाइबिलिटी साइड तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया। तो अब टोटल, मगर ये टोटल अभी हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि 2 अननोन फिगर है। अब चलो दूसरे साइड में, एसेट साइड में। एसेट में सबसे पहले आता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट में भी सबसे पहले आता है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें भी सबसे पहले हेड आता है पीपीई का। तुम पूरा लिखना एग्जाम में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका बनेगा नोट नंबर 7, क्योंकि अपने पास था ना। हाँ, पीपी का है, बनेगा नोट 7। आ जाओ, 5 6 तक हुआ है, नोट 7, और वो है पीपीई। पीपी शॉर्टकट करना है? नहीं छोड़ो यार, तुम लोग पक जाओगे। नहीं भैया बताओ ना, छोड़ो ना यार, शॉर्टकट क्या करोगे? जैसा करते आ रहे हो वैसे ही करो। कौन कौन सा एसेट है, एक एक करके नाम बताओ। पहला है ऊंची है बिल्डिंग 290 की, तो आ जाओ बिल्डिंग 290। ऊंची है बिल्डिंग, इनर में 290। यहां से करना पड़ेगा माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं शॉर्ट में पीएफडी लिखा, तुम पूरा लिखेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये कहां है? अरे वो लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ नहीं था प्रोविजन? हाँ, ये बिल्डिंग पे कितना है? 50,000, तो लिखो 50,000। तो आउटर कॉलम में बैठाइए 240, आउटर कॉलम में बैठाइए 240, बैठा दिया। अब दूसरा एसेट का नाम देखो, इसका नाम क्या था? मशीनरी 1 लाख, और इसका प्रोविजन भी है 55,000। चलो एक साथ ही कर देते हैं, कौन बार बार देखेगा यार। मशीनरी 1 लाख और लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 55,000, नेट करके 45। और तो कोई फिक्स एसेट था नहीं अपने पास, 285 आ जाएगा टोटल। 285 इज योर टोटल, 2,85,000 इज योर टोटल। टोटल आ गया। 285 को बैलेंस शीट में ले जाओ, 2,85,000। अब हम एसेट साइड में एंट्री ले चुके। पीपी के बाद आता है इंटेंजिबल एसेट। कुछ था क्या? देखने दो ना भैया। अरे लूज टूल्स तो उसमें जाएगा इन्वेंट्री में, या उसको मत सोचो। इंटेंजिबल बोला मैंने, नहीं है भैया, छोड़ो। इसके बाद आता है कैपिटल डब्ल्यूआईपी, नहीं है भैया। उसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, नहीं है भैया। फिर इसके बाद अगला जो हेड है वो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। है भैया इन्वेस्टमेंट 1,20,000। आओ बी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,20,000। नोट बना दिया मैंने उसका। ठीक है, मैं नीचे जाके नोट में लिखूंगा। नोट भैया आपके इंस्टीट्यूट ने ना
मांग लिया है कंपलसरी लिया, बना के दिखाओ, अच्छा रहेगा, सारा नोट बना के दिखाओ, बोले जो भी आइटम उसका नोट दिखाओ, ठीक है दिखा देंगे। मार्क्स के लिए भैया उल्टा लटक जाएंगे, नोट्स क्या बड़ा बात है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें आ जाओ, इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, एक ही आइटम है, चलो बढ़िया, 120, परफेक्ट भैया परफेक्ट। आगे बताइए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद आता है अपने पास डेफर्ड टैक्स एसेट, कुछ नहीं। फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कुछ नहीं। फिर आता है अदर नॉन करेंट एसेट्स, ये वो भी नहीं है, खत्म हो गया। अब चले जाओ करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में सबसे पहला जो हेड होता है वो है करंट इन्वेस्टमेंट्स, ना भैया नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट्स के बाद नेक्स्ट हेड आता है इन्वेंट्रीज का, मतलब स्टॉक, हाँ है इन्वेंट्रीज स्टॉक का, है ना। तो चलो नोट नंबर 8 के बाद 9 बनेगा, नोट 9 इन्वेंट्रीज। मगर इन्वेंट्रीज में दो चीज आएगा वरना, एक तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आता है वो तो हमेशा वाला आएगा ही, और इस बार एक नया चीज था लूज टूल्स, वो भी तो आएगा, भूलने का नहीं है। इंडेस 2 जो है उसमें भी तो लिखा हुआ है लूज टूल्स, इन्वेंट्रीज में आएगा, कॉमन यूज के लिए, स्पेसिफिक यूज होता था वो पीपी माना जाता है। चलो तो भैया मेरे को एक एक करके देखने दो। मेरा क्लोजिंग स्टॉक मैंने निकाला था 1 लाख रुपीज, तो ये 1 लाख ले लो पहले तो, इन्वेंट्रीज में 1 लाख ले लो भाई, कहां गया 1 लाख, ब्रैकेट में मेंशन कर दो ये फिगर कहां से आया, वर्किंग नोट नंबर 1, उनका दिया हुआ नहीं है, हमने निकाला है। और लूज टूल्स उनका दिया हुआ था, यहां पर है लूज टूल्स 23,000, तो ये आएगा 23,000। आ जाओ, कहां गया यार, नोट 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 नोट, हाँ ये रहा 23,000, तो टोटल ले लो 1,23,000, 1,23,000 हो गया। अब इसको लेके आओ यहां पर 123, 1,23,000। इसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल, यू हैव टू बी केयरफुल, इसमें आता है डेटर और बिल्स रिसीवेबल, और अगर कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह है तो माइनस होगा, इस बार है मुझे याद है, तुम ना बोलो तो कैसे चलेगा, है तो सही। तो मैं गया अपना अगला नोट बनाने के लिए, कहां गया, नोट नंबर 10 बनाओ, नोट नंबर 10 ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या था जाके तुमको देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में। तो मैं ट्रायल बैलेंस में गया, बिल्स तो नहीं मिला, मगर मुझे डेटर दिख रहा है 1,25,000, एक तो ये रहेगा, और भूलना नहीं माइनस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो न्यू प्रोविजन है 5,000, समझ गया। तो आ जाओ, कहां गया मेरा नोट्स में क्या बनाना था, मैं डेटर लिख रहा था, डेटर 1,25,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट, वही न्यू प्रोविजन जो मेंटेन किया हमने 5,000 माइनस करके वी आर लेफ्ट विथ 120। कोई बिल रिसीवेबल तो है नहीं, तो 120 हम बैलेंस शीट में बैठाएंगे। तो चले बैलेंस शीट में 120 बैलेंस शीट में बैठाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 बैठा दिया। अब नीचे आइए, अगला आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पॉइंट नंबर 11, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या है? एक तो बैंक बैलेंस है 30,000, बस कैश बैलेंस तो दिया ही नहीं है। तो चलो नोट नंबर 11 बनाने चलो। नोट नंबर 11, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 11 है, इसमें बैंक बैलेंस आएगा कितने रुपए? 30,000। 30,000। इसके बाद यहां पर 30 बैठा दिया। इसके बाद क्या आता है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कुछ था क्या? इसीलिए तो लिखा है रे भाई, भूल गया क्या? नालायक को भूल गए। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आपका था ये एडवांस टैक्स 60,000 का। एडवांस टैक्स 60,000 का था। आइए बैठाइए 60,000 भैया नोट, तो बनाओ जाके नोट। नोट नंबर 12, नोट 12, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अंडरलाइन कीजिए। इसमें कौन आएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस टैक्स। कितना था? 60,000। लो जी, फाइनल अकाउंट्स का सम थोड़ा सा बड़ा होता है, तुमको पता ही है, इसमें कुछ करने का है नहीं, इसीलिए तो डर लगता है, पर आता है हमेशा, हर बार आता है, हर बार आ रहा है एग्जाम में, तुम ट्रेंड देख लेना। इसके बाद लास्ट में आता है अदर करंट एसेट्स, 13 नंबर। हाँ है, कौन है? अरे एक ही तो आइटम बचा है यहां पर, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, ये आएगा ना? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20 था कि 2 था, मैं भूल गया, 2000। तो इसका बना लो एक नोट अक्रूड इंटरेस्ट का, जाओ ना। नोट 13, अक्रूड इंटरेस्ट, नोट 13। सॉरी, आदर, इसको यहां तो नहीं लिखना था, सॉरी, आदर करंट एसेट, इसमें था अपना अक्रूड इंटरेस्ट 2000। समझ गया? मेरे ख्याल से एसेट साइड हो लिया एकदम बढ़िया से, एसेट साइड डन, ये टोटल। और आप मजा का बात देखो, बिना पीएल बनाए एसेट साइड का सारा आइटम रेडी है। लोग डरते हैं बैलेंस शीट बनाने से पहले, मैं बोलता हूं बना के रेडी बैठ जाओ ना। क्या ये 740 आ रहा है शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लेना ना मुन्ना प्लीज। 740 ठीक है। लाइबिलिटी से क्या टोटल नहीं कर पाया, वो भी आना चाहिए 740, देखते हैं। अब मैं पीएल की तरफ जा रहा हूं, ठीक है ना? अगला है तुम्हारे अगले पेज में, तुम छोड़ा है बैलेंस शीट के बाद पीएल का जगह वहीं पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, यही था ना डेट? हाँ, 31 मार्च 23। दिस इज पर्टिकुलर्स, उसके बाद नोट और अमाउंट। अच्छा, नोट का नंबरिंग 13 के बाद से कंटिन्यू होगा, 14 से होगा यहां पर पीएल में ज्यादा नोट जरूरत पड़ता नहीं है। एक डेप्रिसिएशन का तो करना ही पड़ेगा, वो डेटा दिया हुआ है, बाकी देखते हैं किसका जरूरत है किसका नहीं है। चालू करते हैं पहले इनकम साइड से।
इनकम में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक ही तो आइटम इसके लिए क्या, तो नोट बनाने का सेल ही तो आता है हर बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, सेल ही आता है। मैं यहां से उठा के लिख दे रहा हूं, सेल था यहां पर दिया हुआ है पहला लाइन में 520, कोई एडजस्टमेंट वगैरह का चक्कर तो नहीं है, तो 520 लिख दो। इसके बाद एक आता है अदर इनकम। अदर इनकम में भी एक ही आइटम है, नोट थोड़ा बचा रहे हैं इस बार। ये है डिविडेंड रिसीव्ड, एक तो 12,000 ये था बस, और दो कुछ है नहीं। और देखो क्रेडिट साइड सारा खत्म भी हो गया, सब कटकुटा लिया। कितना था डिविडेंड रिसीव, 12,000। यहां लिख देता हूं हाइफन देके, ये था डिविडेंड रिसीव। तुम चाहो तो एग्जाम में इसके लिए एक्स्ट्रा नोट बना सकते हो, मैंने नहीं बनाया, तुम चाहो तो बना सकते हो, मैं यही बोल रहा हूं। टोटल ए 520 प्लस 12,000 कर दिया 532, ठीक है। इनकम के बाद अब चले गए हम एक्सपेंसेस साइड में। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पर यहां कोई रॉ मटेरियल का डिटेल्स दिया ही नहीं है जिससे मैं मटेरियल कंज्यूम निकाल पाऊं, छोड़ दो उसको। फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो तो डायरेक्ट दिया हुआ था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये डायरेक्ट दिया हुआ मुन्ना, देखो ना यहां पर परचेज का फिगर दिया क्वेश्चन, ये देखो 2,90,000, तो बस उठा के तुमको लिखना है 2,90,000, इतना तो कर ही सकता है। इसके बाद आता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, इसके लिए एक नोट बना लेना चाहिए, नोट नंबर 13 था तो 14 बनेगा। कैसे आता है भाई याद है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे को बनाना पड़ेगा नोट 14, दैट इज चेंजेस इन इन्वेंटरीज। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पॉजिटिव फिगर आए तो पॉजिटिव लिखेंगे, पीएल में नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिखेंगे। तो मैं याद दिला देता हूं, यहां पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 10,000, ये ले लेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था 1 लाख, ये ले लेंगे। तो मैं यहां पर आ गया, ये रहा 10,000 ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग है 1 लाख, तो 10 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -90,000, -90। हम लोग ये -90 लेके जाएंगे मुन्ना पीएल में, तो पीएल में यहां पर जब लिखेंगे ना तो 90 नहीं, ये -90 आएगा। इसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट में तो एक ही आइटम था मेरे ख्याल से, सैलरी था मेरे को जहां तक याद आ रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट में हाँ यही तो था, सैलरीज, वेजेस था क्या कुछ नहीं, 60 है बस सैलरीज, और तो कुछ है ही नहीं। चलो सैलरी 60 लिख दो, हाइफन देखिए एक ही आइटम में लिख दिया सैलरीज 60। तुम चाहो तो इसका नोट बना देना एग्जाम में। अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद आता है फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट मतलब कोई भी तरह का इंटरेस्ट का अगर कोई खर्चा है तो इंटरेस्ट कुछ है क्या, डायरेक्टर फीस तो आदर में जाएगा, रेंट आदर में जाएगा, डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन के हेड में जाएगा। हाँ ये रहा, डिबेंचर इंटरेस्ट 28,000 आ जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट आ जाओ, एक ही आइटम है डिबेंचर इंटरेस्ट 28,000। अगला हेड होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसके लिए तो नोट बनाना ही पड़ेगा। क्यों भैया, देखो अगर वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिटेल्स नहीं देता ना, मशीनरी का बिल्डिंग का अलग अलग, तब मैं तो डायरेक्ट 20 बैठा देता, पर ये लोग यहां पर चिल्ला चिल्ला के बोला, क्यों दिया है ये डिटेल्स, इसे नोट्स में आप दिखा पाए कि डेप्रिसिएशन
बिल्डिंग पे 8 है और मशीनरी पे 12 है, दिखाना पड़ेगा सर, ये तो दिखाना ही पड़ेगा, उनका चाहत है। तो नोट नंबर 15, दैट इज डेप्रीसिएशन एंड amortization, और मैं यहां पर लिखा डेप्रीसिएशन कोलोन ऑन बिल्डिंग एंड ऑन मशीनरी। भैया फिगर भूल गए, मैं दिखा देता हूं वापस यार, ये यहां पर है, देखो दिखाता हूं, ये देखो बिल्डिंग पे 8000, मशीनरी पे 12, अब याद रहेगा तो जाके लिखो 8 and 12, 8000 12,000, टोटल कितना हो गया 20,000, टोटल कितना हो गया 20,000, ठीक है। अब ये 20,000 लेके आ जाओ मुन्ना, यहां पर लिख दो पीएल में आके। वैसे ये 20,000 डायरेक्ट भी दिया हुआ था, यहां पर कहां गया, ये देखो डेप्रिसिएशन 20,000 यहां दिया हुआ था। वो डिटेल अगर नहीं देता ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैं भी बैठ के नहीं दिखाता ना, मैं क्यों दिखाता। अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक का बात हो चुका है मेरा, प्रोविजन का बाकी है, इनकम टैक्स का बाकी है, डेप्रिसिएशन हो गया, डिविडेंड का नोट देना, जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है। तो मेरे को पीएल में आने दो, और क्या बचा है लास्ट में, अदर एक्सपेंसेस। अब जो भी बच गया वो इसी में तो ठूसना है, इसके लिए तो नोट बनाना पड़ेगा। 16 अदर एक्सपेंसेस, आइए नोट 16, अदर एक्सपेंसेस। टेक्निकली ये लास्ट नोट है मेरा, बोले बाबा भैया 16 का 16 नोट इतना दिखाना है, उसमें भी हम लोग कुछ कर्टेल किए तब यहां तक पहुंचा है। अभी सब बड़ा होता है मुन्ना, ये प्रैक्टिस करेंगे तभी स्पीड बढ़ेगा, तभी आप टाइमली फिनिश कर पाएंगे सब सम को। अब अदर एक्सपेंस कौन कौन है, एक एक करके उठाएंगे, हड़बड़ी नहीं, लाइन से लाइन से। पहला पहला मिल गया मुझे डायरेक्टर फीस 10,000, लाइन से लिखूंगा मैं, डायरेक्टर फीस 10,000 लिख दिया। नेक्स्ट कौन है, डायरेक्टर फीस के बाद है रेंट 26,000, आने दो मुझे, रेंट 26,000, रेंट 26,000। नेक्स्ट रेंट के बाद कौन बचा है, 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 सन्ड्री एक्सपेंस 18,000, सन्ड्री एक्सपेंस 18,000 है। सन्ड्री एक्सपेंस 18,000 बढ़ा दिया। और बोलिए भैया, देखने दो भाई, और क्या बचा है, यहां से कट कुट आ गया, कट कुट आ गया, कट कुट आ गया। हाँ, एक तो था ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला पॉइंट, डेटर से तो लेस करके दिखाई दिया बैलेंस शीट में, यहां पर निकाले थे कि पीएल में कितना दिखाना है, 8,000 ये वाला फिगर वर्किंग किया था, तो ये वाला फिगर आपको लिखना पड़ेगा आदर में, 8,000 है ना, दैट इज बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट 8,000, बस, और तो कुछ बचा नहीं है। 10 + 26 + 18 + 8,000, टोटल आ रहा है 62। क्रॉस चेक कर लेना फिगर्स, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं ये सब। 62 आ गया, 62 लेके चलो, तेरी 62,000 अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये टोटल मारो, और तो कुछ बचा नहीं है, टोटल एक बार देख लें कुछ बचा उचा है कि नहीं बचा, एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखो तुम्हारा जो ट्रायल बैलेंस था ना, उसमें तो सारा आइटम यूज कर लिया मैंने,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स बाकी है, वो तो अभी आएगा, उसके बाद ही होगा। और एक नोट, प्रपोज डिविडेंड का नोट लिखना लास्ट में, 2 ही बात बाकी है, बाकी सब मोटा मोटी हो गया। तो मुझे खर्चा का टोटल निकालने दो, 2,90,000 माइनस 90,000 प्लस 60 प्लस 28 प्लस 20 प्लस 62। क्या ये 3,70,000 आ रहा है? डबल चेक एक बार कर लेना चाहिए मुझे भी। 370 आ रहा है। अब इसको बी नाम दे दिया। अब लिख रहा हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो एक्चुअली जो अभी फिगर आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। फिर माइनस होता है एक्सेप्शनल आइटम, पहले एक्सेप्शनल आइटम कुछ दिया हुआ नहीं है। फिर जो आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस। फिर प्लस माइनस होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। फिर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो सब है नहीं, इसको छोड़ के मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही निकाल रहा हूं, दैट इज पॉइंट ए माइनस बी। तो लड़ाई मत कर लेना कि भैया आपने नहीं लिखा सारा बात, जितना है उतना ही लिखो। नेट में आ रहा शायद 162, क्रॉस चेक कीजिएगा। 532 माइनस 370, 162। यहां से माइनस होता है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में 2 चीज आता है अगर किसी को पता हो, एक होता है करंट टैक्स और एक होता है डेफर्ड टैक्स। अब डेफर्ड टैक्स तो कुछ नहीं है, वो मेरे को पता है, बस अब मेरे को करंट टैक्स यानी जो मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स है वही लिखना है। और ये कैसे निकालेंगे? दिस इज 1,62,000 इंटू, समझ रहे हैं ना, इंटू रेट बोला था ये लोग 30%, तो मैं इस पर 30% लगा देता हूं। 162 का 30%, दिस इज 48,600। 48,600 और यही प्रोविजन फॉर टैक्स है 48,600। ये और एक जगह जाएगा, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ना, हाँ उसका नोट बनाया हुआ नहीं था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहां गया? ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 6 यहां के मैं दूसरा कलर का पेन से लिख रहा हूं जैसे आप समझ जाओ। 48,600 देखो यहां लिखा, ग्रीन पेन से लिखा मैंने 48,600। यही फिगर को ले जाके मुन्ना यहां लिख दो, बैलेंस शीट में जगह छोड़ा हुआ था, 48,600 लिखेंगे। ये लो शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट 6 के बगल में 48,600। मैंने जानबूझ के ग्रीन पेन से लिखा, अब डिफरेंशिएट कर पाओ मैं कौन सा फिगर लिख रहा हूं। भैया हो गया, भैया भैया हो गया, भैया भैया कब खत्म होगा? बस अब खत्म होने वाला है, ये सम अपनी आखिरी सांसें भर रहा है। बोला भैया ये सम भरे या तो हम भर ले, बस वही बात है। चलो इधर आओ, ये हो गया भैया। अब लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो, 1,62,000 माइनस 48,600 करके लास्ट में बच रहा है मेरे पास प्रॉफिट 1,13,400। इसको आप बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही मेरा करंट ईयर्स प्रॉफिट है मुन्ना, यही तो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड बोलते हैं इसको। यही जाएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस में, जगह छोड़ा हुआ था ना करंट ईयर्स, हाँ 113,400। यहां पर आओ, बात समझो, यहां पर 113,400 ये फिगर निकल के आया मेरे पास। अब इसमें 25,000 जोड़ दो तो ये फिगर बनता है 138,400। साथ साथ लिख रहे होंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे साथ साथ। माइनस 10,000 करो तो माइनस 10,000 करने से आ रहा है 128,400। मैं जानबूझ के रेड पेन से लिख रहा हूं जिससे आप देख पाए मैं कौन कौन सा फिगर अब लिख रहा हूं नया, और आप भी लिख ले। और ऊपर में रिजर्व का 50 और ये 128,400, तो टोटल हो जाएगा 178,400 शायद। देखो मैं भी पहली बार कर रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं अगर टैली नहीं किया तो, गलती खोज लेंगे कुछ हो जाएगा तो क्या ही दिक्कत है। 178,400 आ गया सबका यहां तक। अब ये 178,400 आप बैलेंस शीट में ले जाओ, जगह छोड़ा हुआ है 178,400, 178,400। और भगवान से हाथ जोड़ के विनती है, हे प्रभु इन नन्हे नन्हे बच्चों का बैलेंस शीट टैली करा देना, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। लो जी लो, खुशी की लहरें दौड़ पड़ी, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। होना ही था। आप ठहरे अकाउंट्स में महाज्ञानी महायोद्धा,
आपके लिए छोटा मोटा बैलेंस शीट पेल क्या है? कुछ नहीं है। बच्चे डरते हैं इनसे, सम आसान है, टाइम बहुत लगा। देखो मैं तो आपको पहले समझाया, फिर लिखा एक एक करके सुना, तब इतना टाइम लगा। आपको एग्जाम में ये सम करने के लिए 30 मिनट्स लग जाएगा, वरना लेंदी समय। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि बाकी जो छोटा छोटा समय सब करके लास्ट में ये सब सम को पकड़ना चाहिए। अगर ऑप्शन में निकाल पाओ तो निकाल दो, नहीं तो लास्ट में अटेम्प्ट करो। बस ये सम खत्म हो गया। बढ़िया सम था भैया, बढ़िया सम। दो बार और प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, आने से इस टाइप का ही आता है एग्जाम। हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का दिसंबर 2023 का पेपर का क्वेश्चन 4A सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4A, जो क्वेश्चन 4A है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है ना, आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हाँ उससे है। और एकदम आसान सा 7 नंबर का सम है। थोड़ा सा बिगर पढ़ा हुआ होगा तो झट देने से सॉल्व कर लेगा तुम लोग। मैं दिखाता हूं सम, ये देखो रहा। सम मैं पढ़ता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। बोलता कंसीडर द फॉलोइंग एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय XYZ पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, रुपीज इन लैक्स दिया है, फॉर नेक्स्ट 5 years, 5 साल का बता रहे हैं। अपने को क्या निकालने बोले आप चेक करो। बोलता कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। क्या क्या दिया? कॉस्ट ऑफ कोल बोल रहा है 2000 पर ईयर। तो सुनो ना, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल बोला है ना, तो सारा खर्चा जोड़ के आप पहले वर्किंग कैपिटल पता कर लो, उस पर इंटरेस्ट जो बोलेगा वो रेट लगा दो। तो सुनो ना, पहले हेडिंग लगाओ, साथ साथ ही लिखने चालू कर देते हैं तो इजी रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन वर्किंग कैपिटल, 5 साल का डेटा है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 लिखा। चलो पहले बोलता है कॉस्ट ऑफ कोल 2000 पर ईयर, तो मैं लिखा साथ साथ कॉस्ट ऑफ कोल एवरी ईयर, पर ईयर 2000 है, तो हर साल का कोल के लिए लगेगा अपने पॉकेट से 2000, फिगरिंग लैक्स, 2000 लाख। कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी फ्यूएल ऑयल, ये भी है। कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी फ्यूएल ऑयल, ध्यान से पढ़ना, कितना लगेगा? 200 पर ईयर फॉर फर्स्ट 2 years, फर्स्ट 2 years के लिए 200 करके, ठीक है सर। उसके बाद 300 पर ईयर फॉर 3 to 5 years, 3, 4 and 5, यहां पर 300 करके खर्चा होगा बोल, ठीक है। O&M एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस यार, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 250, पहले इस एक्सपेंस ले, O&M एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, O&M एक्सपेंसेस पढ़ने दो कितना है? 250 पर ईयर फॉर फर्स्ट 2 years, फर्स्ट 2 years 250 करके बोल रहे हैं, ठीक है। 350 पर ईयर 3 to 5 year, अगले 3 साल के लिए 350 पर ईयर है। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ेगा ना, तो सारा खर्चा जोड़ जो जितना दिया है वो वर्किंग कैपिटल, बस रेट लगाना है। ये 7 नंबर का सम देता है। हेलो, क्या बोलोगे बताओ? मेंटेनेंस स्पेयर 100 पर ईयर, मेंटेनेंस स्पेयर 100 पर ईयर बोल रहा है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 100 पर ईयर है। नेक्स्ट, रिसीवेबल 1800 पर ईयर, रिसीवेबल 1800 पर ईयर। और तो बस इंटरेस्ट का रेट बचा और कुछ नहीं है। इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ के जो फिगर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। 2000 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 1800,
4350, ये भी सेम होगा शायद, 4350, 2000 प्लस 300 प्लस 350 प्लस 100 प्लस 1800, 4550, 4550, 4550। इसके बाद बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। निकालना क्या है? इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, तो लास्ट लाइन, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। अगर ये ए है और ये बी है, सो दिस इज ए मल्टीप्लाइड बाई बी, 4350 इंटू 12%, 522, 522, 4550 इंटू 12%, 546, 546, 546। बोलो, ठीक है। 5 मिनट में 7 नंबर मिल गया, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये देखो एग्जाम में आया हुआ है, पेपर से डायरेक्ट उठा के दिखा रहा हूं यार, अपने मर्जी से थोड़ी ना दिखा रहा हूं। हो गया, ये दिक्कत होते हैं बच्चों को ये सब सम सॉल्व करने में। क्या था? कुछ भी नहीं था, खत्म। बच्चे लोग, हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का दिसंबर 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें हम पहुंच गए अभी क्वेश्चन 4B में। हम 4B से स्टार्ट करेंगे। देखो ये 4 है क्वेश्चन, इसका 4B। ये जो 4B क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका इंश्योरेंस कंपनी वाला चैप्टर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, उसमें है, उसका वो लाइफ इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन है, वैल्यूएशन बैलेंस शीट वाला। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। आ जाओ, देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ वेल लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर अ वैल्यूएशन बैलेंस शीट। पहले बोलता है वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाओ, पहला क्या बनाने बोल रहा है? वैल्यूएशन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। और वो नहीं होता पॉलिसी होल्डर में 95%, शेयर होल्डर का शेयर होता है 5%, वही वाला। बोलता है ऑल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन विद नरेशन। तो बोलता है जर्नल एंट्री भी दिखा देंगे यार, कौन सा बड़ा बात। क्या क्या दिया देखो ना। बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड ऑन 1/4/22। 1/4 तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो मेरे लिए कोई काम का नहीं है, मेरे को एंड ऑफ द ईयर का चाहिए। जिस दिन का वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनवा रहे हो, वैल्यूएशन बैलेंस शीट ईयर एंड 31 मार्च, तो 31 मार्च का बैलेंस चाहिए। अच्छा, इंटरिम बोनस पेड इन वैल्यूएशन पीरियड, इंटरिम बोनस दिया हुआ है। हाँ, तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में वो ऐड करके दिखाते हैं टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए। बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हाँ ये फंड का क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट मतलब ये तुम्हारा जो लाइफ एश्योरेंस फंड है, इसका क्लोजिंग बैलेंस है 240। फिगर इन लैक्स है भाई, हाँ 240 बोल रहा हूं, मतलब फिगर इन लैक्स। नेट लाइबिलिटी एज पर वैल्यूअर सर्टिफिकेट, वही नेट लाइबिलिटी एज पर एक्चुअरियल वैल्यूएशन 165। आपको तो याद होगा इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, इन दोनों का डिफरेंस, हाँ इन दोनों का जो डिफरेंस है, वेरी गुड, सरप्लस बोलते हैं उसको, बहुत जन नेट प्रॉफिट भी बोल देते हैं। द कंपनी डिक्लेयर्स अ रिविजनरी बोनस 185 per 1000 and gave policy holder an option to take bonus in cash. कैश में भी बोनस है 105 per 1000। तो अगर रिविजनरी बोनस मिलेगा तो 185 है, और अगर कैश में अभी लेने का उन लोगों का मन है तो 105 per 1000। एंड टोटल बिजनेस कंडक्टेड बाय द कंपनी 600 लाख, ये बिजनेस भी दे दिया, ठीक है। द कंपनी इशूड प्रॉफिट पॉलिसी, ओनली प्रॉफिट पॉलिसी है, ठीक है। 3/5 ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन वैल्यू ऑप्टेड कैश बोनस। तो टोटल में से 3/5 लोग कैश बोनस लेंगे। रफ में बात कर रहा हूं एक बार, अगर तुम कैश बोनस का बात कर रहे हो तो 600 लाख का है, इसमें 3/5 लोग कैश बोनस लेने को आएंगे। कितना इनको देना है? 105 per 1000, जो आएगा वो कैश बोनस हो जाएगा। और रिविजनरी बोनस का बात है तो बाकी 3/5 अगर कैश बोनस है तो 2/5 रिविजनरी बोनस होगा।
इनटू इसका रेट बोला था 185 पर 1000 करके वैल्यू निकाल लेंगे और फिर एंट्री कर देंगे। ये जो बोनस का एंट्री कहां से होगा? पीएल से। पीएल अकाउंट डेबिट, तो बोनस कैश में दे देना है और जो रिविजनरी बोनस है वो फंड में डाल देंगे वापस। आई होप आपको याद हो। मैं करके दिखाता हूं, आप घबराइए नहीं, मैं एक एक चीज करके दिखाता हूं। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे बोलने से ना, घबरा जाते हैं। एक एक करके, सबसे पहले क्या मांगा था? वैल्यूएशन बैलेंस शीट मांगा था। कंपनी का नाम है वेल लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कंपनी का नाम है वेल लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। वैल्यूएशन बैलेंस शीट लिखो, लिखो वैल्यूएशन बैलेंस शीट, वैल्यूएशन बैलेंस शीट, वैल्यूएशन बैलेंस शीट एज ऑन कब बनाना है? 31 मार्च 23 सॉरी 31 मार्च 23। क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय लाइफ एश्योरेंस फंड। हमारा फंड था रेवेन्यू अकाउंट में 240। अच्छा, मैं भी फिगर इन लैक्स लिख रहा हूं, हाँ, ऊपर हेडिंग दे दिया रुपीज इन लैक्स। टू नेट लाइबिलिटी, टू नेट लाइबिलिटी as per actuarial valuation, to net liability as per actuarial valuation, to net liability as per actuarial valuation, ये रहा net liability 165। बस अब डिफरेंस का फिगर आ गया सरप्लस। $240 माइनस 165, ये हो गया 75। बहुत जन इसको नेट प्रॉफिट भी बोल देते हैं। ये नेट प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होगा, तो पीएल में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। अगला वही मांगा है अपने से, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। यहां तक हो गया, तो इसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। We'll start with surplus. Surplus as per valuation बैलेंस शीट 75 रुपीज इन लाख है। हाँ, समय इंटरिम बोनस दिया था, हाँ दिया है ना 25, तो प्लस इंटरिम बोनस 25, तो टोटल 100 लाख का हो गया प्रॉफिट मेरे पास। अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है, इसको हम लोग टोटल प्रॉफिट बोलते हैं, टोटल नेट प्रॉफिट ऐसे बोल लो, टोटल नेट प्रॉफिट। अब इसमें से पॉलिसी होल्डर का और शेयर होल्डर का शेयर, पहला है पॉलिसी होल्डर शेयर, टोटल का 95%, दैट इज 95। किंतु इसमें से ऑलरेडी इंटरिम बोनस दे दिया गया है 25, तो 95 में से अगर मैंने 25 दे ही दिया है, तभी भी 70 दिस इज ड्यू टू पॉलिसी होल्डर, और दूसरा है शेयर होल्डर शेयर, शेयर होल्डर शेयर 5%, तो 100 का 5% 5 लाख। बस सम खत्म नहीं हुआ, वैल्यूएशन बैलेंस शीट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या करना है? वेरी गुड भैया, जर्नल एंट्री बोला है, यहां तक आपने नोटिंग कर लिया। सारे बच्चे नोटिंग कर रहे होंगे, साथ देख रहा है तो ठीक है, पर नोटिंग करना अच्छा रहेगा बच्चा आपके लिए, प्रैक्टिस हो जाएगा ना, राइटिंग प्रैक्टिस, वही बात है।
और तीसरा आपसे मांगा था जर्नल एंट्रीज। आओ अब जर्नल एंट्रीज भी दिखाते हैं। जर्नल एंट्रीज, पहला जर्नल एंट्री, ये जो आपका ये जो लाइफ एश्योरेंस फंड से सरप्लस निकला है वो आप पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसका पहला एंट्री बनता है लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था वो? 75 रुपीज इन लाख। यहां being surplus transferred to PL हो गया। फिर आपका वो कैश में बोनस देने का बात था, कैश में बोनस देने का बात था ना, मैं वही तो बोल रहा हूं। तो कैश में बोनस देने के लिए इसका एंट्री क्या होता है याद है? अमाउंट तो निकाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस, कैश में देना है ना, बोनस पेएबल बिंग बोनस पेएबल इन कैश। मैं अमाउंट निकालूंगा वर्किंग करके, डोंट वरी। वो लोग बोला था 3/5, अगर आपको याद हो 3/5 कैश बोनस लेगा, 3/5 ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन वैल्यू ऑप्टेड फॉर कैश बोनस 3/5 लोग, बाकी 2/5 को क्या मिलेगा? रिविजनरी बोनस। और रिविजनरी बोनस के लिए एंट्री होता है पीएल से उठा के रिविजनरी बोनस वापस फंड में डाल देते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू लाइफ एश्योरेंस फंड, फंड में डाल बिंग रिविजनरी बोनस एडजस्टेड। बोनस पेबल इन कैश और रिविजनरी बोनस के लिए वर्किंग नोट कर देते हैं, निकाल देते हैं वैल्यू। पहला है कैश बोनस, बिजनेस था ₹600 लाख का, इसमें 3/5 लोग कैश लेंगे, 3/5 था ना, हाँ 3/5 लोग कैश लेने को रेडी हो गए। और इनका बोनस कितना था? मैं कैश बोनस भूल गया, 105 पर 1000, तो इंटू 105 पर 1000, वैल्यू कितना हुआ? 600 इंटू 3/5 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 1000, सो दिस इज 37.8 लाख। रिविजनरी बोनस, रिविजनरी बोनस, रिविजनरी बोनस टोटल 600 का बिजनेस हुआ था, जिसमें से 2/5 लोग रिविजनरी बोनस लेंगे। और रिविजनरी बोनस कितना था? 185 पर 1000, 185 पर 1000, 600 इंटू 2/5 इंटू 185 बाई 1000, 44.4, 44.4 हो गया, फिनिश। ये था, 3 चीज करने बोला था, तीनों कर दिए, वैल्यूएशन बैलेंस शीट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट और जर्नल, ये 3 जर्नल होता है, खत्म। 7 नंबर के लिए देखो 10 मिनट का समय, 10 से 12 मिनट। लोडिंग कर लिया ना, बस। सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का दिसंबर 2023 का पेपर में अब कर रहे हैं क्वेश्चन 5A। और क्वेश्चन 5A आपका इंडेस से पूछा हुआ है, इंडेस 33 अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन आपके सामने ही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय पी लिमिटेड कैलकुलेट बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस एज पर इंडेस 33। तो बेसिक भी बोल रहा है, डाइल्यूटेड भी बोल रहा है। नेट प्रॉफिट बता दिया है 12 करोड़ 50 लाख है, वाह, वही अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ईएई बोलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग उस दिन
2,50,00,000 का, यही बन जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, तो बेसिक तो निकल ही जाएगा। फिर बोलता है नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिवेंचर 100 ईच है। कितना डिवेंचर अपने पास? 2,50,000 एंड ईच डिवेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 8 शेयर। जब कन्वर्ट होगा ना, एक डिवेंचर 8 शेयर में कन्वर्ट होगा, और इंटरेस्ट अपना इसके ऊपर है, डिवेंचर के ऊपर 30 लाख रुपीस का, और टैक्स रेट 30%। क्या क्या बोल रहा है? सबसे पहले आपसे मांगा है बेसिक ईपीएस, तो लो बेसिक ईपीएस इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग अपना है नेट प्रॉफिट 12,50,00,000 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है 2,50,00,000। तो 12,50,00,000 डिवाइड बाय 2,50,00,000 करके आता है 5 रुपीज। तो पहला लाइन बेसिक तो 5 रुपीज निकल गया, वेरी इजी, एक लाइन में हो गया। 7 नंबर में पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पूछा डाइल्यूटेड ईपीएस कितना, तो कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए सबसे पहले एडजस्टेड ईपीएस चेक करना पड़ेगा। उसके लिए एडजस्टेड ईएई चाहिए और एडजस्टेड वैंस चाहिए। एडजस्टेड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर चाहिए एक साइड में, ये निकालेंगे इधर में, और एक तो एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर चाहिए। ईएई पहले से दिया हुआ था मेरा 12,50,00,000 रुपीस का, प्लस कन्वर्टेबल डिवेंचर, जब वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेविंग्स इन इंटरेस्ट होगा हमारा, तो इसके वजह से मतलब इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अरे भाई, जब डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट लगता था वो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट बच जाएगा तो मेरा अर्निंग बढ़ेगा। तो सेविंग्स इन इंटरेस्ट, और आपका इंटरेस्ट था 30 लाख, किंतु ये आफ्टर टैक्स सेविंग्स होगा ना, टैक्स डिडक्टेबल आइटम है ना इंटरेस्ट, तो 21 लाख। ये 12,50,00,000 है, 50 लाख, और ये 21 लाख है। टोटल करो 12,71,00,000। ये मेरा बन गया एडजस्टेड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अपना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना था? 2,50,00,000 पहले था, प्लस डिवेंचर जब शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगा ना, हाँ, तो लिख रहा हूं प्लस इंक्रीज इन शेयर्स। मेरे पास 2,50,000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 8 शेयर में कन्वर्ट होगा, 250 इंटू 8, 20 लाख शेयर और आ जाएगा। यानी आपका वेटेड एडजस्टेड वैंस हो जाएगा 2,70,00,000। ये आपका एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है। अब मेरे को पहले चाहिएगा एडजस्टेड ईपीएस। that is adjusted EA divided by adjusted weighted average number of share। EA है आपका 12,71,00,000 डिवाइडेड बाई 2,70,00,000 इक्वल्स टू 12,71,00,000 डिवाइडेड बाई 2,70,00,000, 4.71 आ रहा है। तो आपको क्या चेक करना होता है? आपका बेसिक कितना था? 5, और ये 4.71 कम हो गया, तो इट इज डाइल्यूटिव इन नेचर। अगर ये डाइल्यूटिव है
तो मैं बोलूंगा इट शैल बी रिपोर्टेड। ये रिपोर्ट करना चाहिए अपने को। मेरे हिसाब से तो ऐसे और लिखना चाहिए, आंसर तो निकल गया फिर भी। डिस्क्लोजर में 2 आएगा, एक बेसिक ईपीएस, एक डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक में 5, डाइल्यूटेड में 4.7। सॉल्व हो गया, खत्म खत्म, यही तो था, खत्म हो गया। कितना देर का सम है भाई, देख रहा है तुम लोग? जो मेरा क्लास कर रखा है ये तो बच्चा लोग का सम है हम लोग के लिए। हम लोग तो इससे भी भयानक भयानक सम कर रखे हैं क्लास में। क्या सम देता है एग्जाम? मजेदार हो गया। मतलब 7 मार्क्स के लिए 7 मिनट भी नहीं लगा। सीएमए इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, दिसंबर 2023 में ये समय है। क्वेश्चन 5B में कैश फ्लो स्टेटमेंट का सम है और इसमें 7 नंबर का सम दिया। निकालने क्या बोला जरा देखो, हंस मत देना। बोलता है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी मांग रहा है। कितना नंबर का सम है? 7 मार्क्स का। ठीक है, करना क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो चलो लिखते हैं। चलो चलो लिखो साथ में। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं मांगा, सिर्फ आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला है। समझ रहे हो ना? नॉर्मल एक स्टेटमेंट बनाएंगे, काम खत्म। और क्या? देखो क्या बोल रहा है, जरा देखते हैं। बोलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 680 दिया है। अरे भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप लोग क्या करते थे सम में? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता था, एड बैक टैक्स करते थे ना, तो करके वो बनता कौन सा फिगर है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वही दे दिया डायरेक्टली, तुमको टैक्स एड बैक करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 680। तो मैं इसी से स्टार्ट कर देता हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 680। आप लोगों को तो पूरा लॉजिकली मैंने क्लास में सॉल्व कराया, एक एक सम, कितना लॉजिक लगा के। याद है? 15-16 घंटा इन्वेस्ट किए थे, कितना डिटेल में बात किए थे। एनीवेज, आगे देखो। आइटम्स कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग द अबव नेट प्रॉफिट। बोलते ये सारा आइटम नेट प्रॉफिट निकालने में हमने कंसीडर कर रखा है। मतलब नेट प्रॉफिट में इसका एडजस्टमेंट डाल रखा है। मतलब ये सब हमको एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा। अरे वो हम लोग नहीं लिखते थे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग? हाँ, ये वही वाला है। अगर किसी को लिखना है तो थोड़ा स्टाइल से लिख सकते हैं। एडजस्टमेंट फॉर, वही नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग करेंगे अपने लोग। पहले दिया है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बोला वो नेट प्रॉफिट में इसका इफेक्ट है, तो हमको तो इफेक्ट हटाना पड़ेगा ना। आपको लॉजिक याद है ना? इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पर इसमें घुसा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 80,000। अरे इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसमें घुसा हुआ इफेक्ट निकालो, माइनस ऐड बैक करो। पहले माइनस क्या होगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए? ऐड बैक करो। अच्छा, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 170, नेट प्रॉफिट में इफेक्ट डाला हुआ है, हटाओ यार। ऐड बैक डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। रीजन याद है? नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश। पहला वाला नॉन ऑपरेटिंग था, दूसरा वाला नॉन कैश है। ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख। देख, ट्रांसफर टू रिजर्व का कुछ करना तो नहीं चाहिए नॉर्मली, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो रिजर्व उसके अंदर ऐड बैक किया हुआ ही होगा। किंतु वो ये बदतमीज बनाया जो भी सम बनाया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, समझो। क्या क्या जबरदस्ती का बदमाशी है। आइटम्स कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग अबव नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें आइटम कंसीडर करके रखा है। मतलब ये लोग ऑलरेडी रिजर्व माइनस कर दिया, जबरदस्ती का माइनस कर दिया, होता ही नहीं है। तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, मेरे को ऐड बैक करके दिखाना पड़ेगा।
नॉर्मली तो होना नहीं चाहिए, पर ये लोग बोल दिया कि नेट प्रॉफिट में इसका एडजस्टमेंट किया हुआ है, तो हमको इसको हटाना पड़ेगा यहां से, तो एड बैक करना पड़ेगा ट्रांसफर टू रिजर्व। ये लोग बोलना चाह रहे हैं हम लोग नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिए, तो हम एड बैक कर दिए ट्रांसफर टू रिजर्व। नॉर्मली हम नहीं करते, किंतु बोल रहा है इनसे गड़बड़ हुआ है, तो मैं कर दिया, ठीक, मेरे को क्या दिक्कत है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 60,000, क्या करेंगे, माइनस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 60,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 60। अरे भाई साहब, ये तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है ना, प्रॉफिट में असर घुसा हुआ है, निकाल दो वहां से। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग हटा दिया। अब क्या बचा, बैलेंस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। अरे वो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लेते हैं, अब वो करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अरे वो इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट करंट लाइबिलिटी करते थे ना, हाँ बस वही करना है बैठ बैठ के, धीरे धीरे हौले हौले, बाकी तो सब हो ही गया, यही दिया है। देखो ध्यान से, ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग 550 है, क्लोजिंग 480 हो गया, तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट कम हो गया ना, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, मेरे को पहले लिखने दो, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। बस इतना ही समझना है कि ऐड होगा कि लेस होगा, इनफ्लो है तो ऐड हो जाएगा, आउटफ्लो है तो लेस हो जाएगा। सोचो ना भैया, क्या हुआ है, करंट एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट कब कम होता है, जब एसेट बेच देते हैं, बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो, तो इसके वजह से 70,000 का इनफ्लो। फटाफट सोचने का तरीका, लॉजिक तो बहुत सारा दिया हुआ है आपको सब। अच्छा, ट्रेड पेबल 380 से 4 लाख हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल पहले लिखने दो, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ऐसे सोचो, ट्रेड पेबल क्या है, करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, ऐसे सोचो लोन ले लिया है तो घर में पैसा आया होगा, आया होगा तो इनफ्लो 20,000। इन्वेंट्रीज, ये करंट एसेट है, 280 से 320 इंक्रीज हो गया, तो मेरे को लिखने दो इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। करंट एसेट है, इंक्रीज हो गया ना। एसेट कब इंक्रीज होता है, जब एसेट खरीदे होंगे, खरीदे होंगे तो पैसा आया होगा, गया होगा, गया होगा, आउटफ्लो है, आउटफ्लो नेगेटिव फिगर लिखेंगे 40,000। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस 40 से हो गया 50, सेम, इंक्रीज इन प्रीपेड, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी मेरा करंट एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट खरीदे होंगे, खरीदेंगे तो पैसा गया, आउटफ्लो, आउटफ्लो का भैया डिफरेंस का फिगर आउटफ्लो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो मेरा करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया 20,000 से, इंक्रीज इन एडवांस इनकम, मेरा करंट लाइबिलिटी है। सोचो 10 से 30, 20 का इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है, ऐसे सोचो पैसा लिए ले लेंगे, पैसा आया है, इनफ्लो पॉजिटिव। और क्या बचा, बस बस दोस्त बस। अब चेक कर लो टोटल क्या आ रहा है, 680 प्लस 80 प्लस 170 प्लस 1 लाख माइनस 60 प्लस 70 प्लस 20 माइनस 40 माइनस 10 प्लस 20, 10,30,000। बस ये हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेवन मार्क्स का था मुन्ना, ये भी सॉल्व हो गया। क्या दिक्कत है बताओ, इतना सुंदर से पढ़ाया हुआ चीज है, ये तो हम लोग के लिए बाएं हाथ का खेला है। 8 साढ़े 8 मिनट लगेगा एक सम को सॉल्व करने में, बस खत्म।